अब हम आपको सनातन धर्म पर कांग्रेस और राहुल गांधी का दोहरा चरित्र भी आज जरूर दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस इस समय जोसेफ विजय के साथ तमिलनाडु सरकार में शामिल है। जोसेफ विजय खुद सनातन को खत्म करने के बयान का ना तो विरोध कर रहे हैं, ना ही इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर खामोश होकर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का ही एक प्रकार से साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव उदयनिधि की पार्टी डीएमके के साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस और डीएमके की विचारधारा एक जैसी है। हालांकि यह अलग बात है कि अब कांग्रेस और डीएमके एक साथ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम डीएमके जैसी पार्टियों को आउटसोर्स कर दिया है। यानी जो काम पहले कांग्रेस किया करती थी वही काम अब डीएमके कर रही है, उसके और सहयोगी दल कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस इस समय जोसेफ विजय के साथ तो हैं, लेकिन सनातन का विरोध करने के लिए कांग्रेस के नेता उदयनिधि का साथ दे रहे हैं। यानी जोसेफ विजय की सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस विचारधारा के नाम पर उदयनिधि के सनातन विरोधी बयानों के साथ खड़ी है। आज कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि तमिलनाडु चुनाव में बीजेपी की हार का मतलब है सनातन धर्म की हार। Edappadi is out, that means Narendra Modi is out, that means Sanatan Dharma in Tamil Nadu is already out. It will not prosper in Tamil Nadu. Tamil Nadu is far ahead of all these things, you know. In the name of religion, I don't think one can speak over in Tamil Nadu. What the Honorable ex-Deputy CM had spoke is also right. And Tamil Nadu will not take up the Sanatan Dharma anytime, that is for sure. तो एक तरफ तमिलनाडु में सनातन को खत्म करने की धमकी दी जा रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने पर्सनल ज्योतिषी और आध्यात्मिक सलाहकार रिकी राधन पंडित को अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त कर लिया है। और इन्हीं ज्योतिषी जी ने एक साल पहले तमिलनाडु में जोसेफ विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी। रिकी पंडित को जोसेफ विजय का बहुत करीबी माना जाता है और जोसेफ विजय ने उन्हें अपनी पार्टी टीवीके का प्रवक्ता भी बनाया था। और अब उन्होंने अपने इसी ज्योतिषी को अपने ही दफ्तर में मुख्यमंत्री के कार्यालय में ओएसडी नियुक्त कर दिया है। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में सनातन को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आज से लगभग 1000 वर्ष पहले इसी दक्षिण भारत से महान चोल राजवंश का उदय हुआ था। चोल राजाओं ने लगभग 430 वर्षों तक शासन किया था और सनातन धर्म को दक्षिण भारत से लेकर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और कंबोडिया तक पहुंचा दिया था। आप मानचित्र पर देखिए कहां कहां चोल साम्राज्य का उसके जो पद चिन्ह थे वो कहां कहां पर थे। वैसे हमारे देश के इतिहास में उदयनिधि स्टालिन जैसे कई राजनीतिक परिवार आए और चले गए। कई परिवार आए और सनातन धर्म को खत्म करने का सपना देखते देखते खुद ही खत्म हो गए। सनातन धर्म लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इसे दुनिया का सबसे सहनशील धर्म भी माना जाता है। तो क्या हिंदुओं की इसी सहनशीलता की सजा उन्हें आज दी जा रही है इस राजनीति में? अब एक और खास बात देखिए, तमिलनाडु में जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब भारत में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से अल्पसंख्यक समुदाय के 7 मुख्यमंत्री हो गए हैं। यानी सारे मुख्यमंत्रियों में से लगभग 23% मुख्यमंत्री आज भारत में अल्पसंख्यक हैं। जबकि वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 19% है। तो अल्पसंख्यकों की आबादी भारत में है 19%, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग के मुख्यमंत्रियों की अगर परसेंटेज हम निकालें तो वो बैठती है 22.5%। जोसेफ विजय को मिलाकर अब पूरे देश में 4 मुख्यमंत्री ईसाई धर्म से आते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री सीके सांगमा, मिजोरम के मुख्यमंत्री पुलाल दुहोमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ईसाई समुदाय से आते हैं। जबकि भारत में ईसाइयों की आबादी सिर्फ 2% है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं 4। इनके अलावा हमारे देश में एक सिख मुख्यमंत्री भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। देश में सिखों की आबादी भी लगभग 2% है। हमारे देश में एक बौद्ध मुख्यमंत्री भी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बौद्ध हैं। भारत में बौद्ध आबादी लगभग 1% है। देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय
मुस्लिम है, जिनकी आबादी लगभग 14% मानी जाती है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस समय इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं, जिनमें से 49 सांसद अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और अलग अलग राज्यों में कुल 255 विधायक आज भी हमारे देश में मुस्लिम समुदाय से हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आप देखिए हमारे देश में जो रिप्रेजेंटेशन है अल्पसंख्यकों का वो कैसा है। अब आपको बताते हैं कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी कैसी है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। 2023 की जनगणना के मुताबिक वहां अल्पसंख्यकों की कुल आबादी लगभग 4% है। पाकिस्तान में हिंदू लगभग 2% और ईसाई लगभग 1% है। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री वहां अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है। पाकिस्तान की संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 336 में से 10 सीटें रिजर्व्ड हैं, सिर्फ 10, यानी सिर्फ 3% सीटें ही अल्पसंख्यकों के लिए हैं। बांग्लादेश में राज्य और मुख्यमंत्री की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां की संसद में 350 सीटें हैं और इस साल हुए चुनाव में सिर्फ 4 सांसद ही अल्पसंख्यक समुदाय से चुने गए हैं। ओनली 4। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 8% के आसपास है और हिंदू वहां सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन वहां की संसद में सिर्फ 2 हिंदू सांसद हैं।